जय हिंद साथियों, सेवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा मुख्य तत्व का भाग 3। इसमें हमारा आज है खड़ी बोली। भारतेंदु पूर्व युग खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के दो रचनाकारों सदासुख लाल नियाज 1746 1824 ईस्वी, सुख सागर 1799 ईस्वी व इंसा अल्लाह खां इंसा 1756 1817 ईस्वी रानी केतकी की कहानी का उदय भान रचित 1810 ईस्वी तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के दो भाषा मुंशियों लल्लू लालजी 1773 से 1835 ईस्वी, प्रेम सागर 1802 ईस्वी व सदल मिश्र 1767 से 1847 ईस्वी नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती 1803 ईस्वी में आंशिक मुद्रण 1810 ईस्वी में पूर्ण मुद्रण के नाम उल्लेखनीय हैं। सदा सुखलाल नियाज के मन में भाषा के संस्कृत मिश्रित रूप के प्रति विशेष मोह था, क्योंकि भाका नाम से यह परंपरा से चला आ रहा था। इस स्थान पर फारसी बहुल उर्दू गद्य की प्रतिष्ठा होते देख उन्होंने कहा था, रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया। आचार्य शुक्ल के शब्दों में मुंशी जी अर्थात मुंशी सदा सुखलाल ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इंसा अल्लाह खां इंसा के अनुसार रानी केतकी की कहानी में हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट नहीं है, यानी लेखक ने इसमें मुअल्लापन उर्दू ए मुअल्ला वाला तरीका के साथ ब्रज भाषा अवधी जैसी बोलियों और संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी अलग रखने की कोशिश की है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में इंसान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी, ब्रज भाषा, अवधी आदि। भाकापन संस्कृत के शब्दों का मेल। आगे आचार्य शुक्ल ने लिखा है, आरंभ काल के चारों लेखों में इंसा की भाषा सबसे चमकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। लल्लू लाल जी ने अपनी कृति प्रेम सागर के कथन में लिखा है, यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह राम प्रेम सागर धरा, अर्थात यवनों की भाषा छोड़कर दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में रचना कर पुस्तक का नाम प्रेम सागर रखा है। लल्लू लाल जी की भाषा के संबंध में आचार्य शुक्ल का मंतव्य है, लल्लू लाल जी का काव्याभास गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम की ही अधिकतर है, ना नित्य व्यवहार के अनुकूल है, ना संबंध विचारधारा की योग। सदल मिश्र ने अपनी रचना नासिकेतोपाख्यान में लिखा है, नासिकेतोपाख्यान को जिसमें चंद्रावती की कथा कही है, देववाणी अर्थात संस्कृत में कोई समझ नहीं सकता, इसलिए खड़ी बोली में किया। सदल मिश्र की भाषा के बारे में आचार्य शुक्ल का कहना है कि इन्होंने व्यवहार रूपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सका है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं। ब्रज भाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों के बारे में आचार्य शुक्ल के निष्कर्ष आत्मक टिप्पणी की है। इन 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा अभ्यास मुंशी सदासुख और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। इन दो में भी मुंशी सदासुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुख ने लेखनी भी चारों
में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका भारतीय विशेष स्थान समझना चाहिए। भारतेंदु पूर्व युग में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। इस युग के दो प्रसिद्ध लेखकों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के स्वरूप निर्धारण के प्रश्न पर दो सीमांतों का अनुगमन किया। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गंवारूपन दूर कर उसे उर्दू ए मुअल्ला बना दिया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी, इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा कर गद्य साहित्य की विविध विधाओं का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ। हिंदी सही मायने में भारतेंदु के काल में नई चाल में ढली और उनके समय ही हिंदी के गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। उन्होंने न केवल स्वयं रचना की बल्कि अपना एक लेखक मंडल भी तैयार किया, जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया। भारतेंदु मानते थे कि खड़ी बोली में कविता नहीं लिखी जा सकती, सो वे गद्य खड़ी बोली और पद्य वज्र भाषा में लिखते थे। मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। इससे यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा ही में कविता करना उत्तम है। खड़ी बोली काव्य रचना के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले इतिहास पुरुष थे अयोध्या प्रसाद खत्री। उन्होंने 1887 ईस्वी में खड़ी बोली का पद खड़ी बोली की पद्यात्मक काव्यात्मक रचनाओं का संकलन प्रकाशित कराया। उन्होंने भारतेंदु के बारे में कहा, बाबू हरिश्चंद्र ईश्वर नहीं थे, उनको भाषा शास्त्र का कुछ भी बोध नहीं था। यदि भाषा शास्त्र का ज्ञान होता तो खड़ी बोली में पद रचना नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं कहते। भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम रूप में अपनाकर युग अनुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया। लेकिन पद्य रचना के मामले में ब्रजभाषा या खड़ी बोली को अपनाने के प्रश्न पर विवाद बना रहा, जिसका अंत द्विवेदी युग में जाकर हुआ। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी। खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के सौभाग्य से 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादकत्व का भार संभाला। वे सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग के हिमायती थे। वे लेखकों की वर्तनी अथवा व्याकरण संबंधी त्रुटियों का संशोधन स्वयं करते चलते थे। उन्होंने हिंदी के परिष्कार का बीड़ा उठाया और उसे बखूबी अंजाम दिया। गद्य तो भारतेंदु युग से ही सफलतापूर्वक खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। अब पद्य की व्यवहारिक भाषा भी एकमात्र खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लगी। खड़ी बोली ने पद्य में ब्रजभाषा को अपदस्थ कर निर्विवाद रूप से उसका स्थान ले लिए। इस प्रकार ब्रजभाषा, जिसके साथ भाषा शब्द जुड़ा है, अपने क्षेत्र में सीमित हो गई, अर्थात बोली बन गई। इसके मुकाबले में खड़ी बोली, जिसके साथ बोली शब्द लगा है, भाषा बन गई और इसका सही नाम हिंदी हो गया। अब खड़ी बोली दिल्ली के आसपास की मेरठ जनपदीय बोली नहीं रह गई, अपितु वह समस्त उत्तरी भारत के साहित्य का माध्यम बन गई। द्विवेदी युग में साहित्य रचना की विविध विधाएं विकसित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि के अवदान विशेषता उल्लेखनीय है। छायावाद युग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी एवं उसके बाद। साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के विकास में छायावाद युग का योगदान महत्वपूर्ण है।
प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा आदि ने इसमें महती योगदान दिया। इनकी रचनाओं को देखते हुए यह कोई नहीं कह सकता है कि खड़ी बोली सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने में ब्रज भाषा से कम समर्थ है। हिंदी में अनेक भाषाई गुणों का समावेश हुआ। अभिव्यंजना की विविधता, बिंबों की लाक्षणिकता, रसात्मक लालित्य छायावाद युग की भाषा की अन्यतम विशेषताएं हैं। हिंदी काव्य में छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद युग 1936 ईस्वी से 1946 ईस्वी, प्रयोगवाद युग 1943 से आदि आए। इस दौर में खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में उत्तरोत्तर विकास होता गया। पद्य के ही नहीं, गद्य के संदर्भ में भी छायावाद युग साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। कथा साहित्य, उपन्यास व कहानी में प्रेमचंद, नाटक में जयशंकर प्रसाद, आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भाषा शैलियाँ और मर्यादाएं स्थापित की, उनका अनुसरण आज भी किया जा रहा है। गद्य साहित्य के क्षेत्र में इनके महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गद्य साहित्य के विभिन्न विधाओं के इतिहास में कालों का नामकरण इनके नाम को केंद्र में रखकर किया गया है। जैसे उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, नाटक के इतिहास में प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, आलोचना के इतिहास में शुक्ल युग, पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। दूसरे शब्दों में वे हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाओं के इतिहास में ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिसकी रोशनी में हमें पीछे और आगे दोनों की तरफ बहुत दूर तक देख सकते हैं। हिंदी के विभिन्न नाम या रूप: हिंदवी, हिंदुई, जवाने हिंदी, दहलवी। मध्यकाल में मध्य प्रदेश के हिंदुओं की भाषा, जिसमें अरबी भाषा शब्दों का भाव है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो 1253 से 1325 ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी, हिंदी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने देसी भाषा हिंदवी, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक फारसी हिंदी कोश खालिक बारी की रचना की, जिसमें हिंदवी शब्द 30 बार, हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाषा भाखा: विद्यापति, कबीर, तुलसी, केशवदास आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा मुंशी के नाम से अभिहित करना इसी बात का सूचक है। तीसरा, रेखता: मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा, जैसे मीर गालिब की रचनाएं। चौथा, दक्खनी, दक्कनी: मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा। हिंदी में गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को ही। दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी 1667 से 1707 ईस्वी को है। वह मुगल शासनकाल में दिल्ली पहुंचा और उत्तरी भारत में दक्कनी हिंदी को लोकप्रिय बनाया। पाँचवा, खड़ी बोली: खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हिंदी, शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी, आर्य भाषा। नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली, जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। दूसरा, उर्दू, जवाने उर्दू, जवाने उर्दू मुअल्ला। फारसी लिपि में लिखित अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली, जैसे मंटो की रचनाएं। तीसरा, हिंदुस्तानी हिंदी, उर्दू का मिश्रित रूप व आम जन द्वारा प्रयुक्त, जैसे प्रेमचंद की रचनाएं। नोट: 13वीं सदी से 18वीं सदी तक हिंदी उर्दू में कोई मौलिक भेद नहीं था। हिंदी के विभिन्न अर्थ: पहला, भाषा शास्त्रीय अर्थ, नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली। दूसरा, संवैधानिक वैधानिक
कानूनी अर्थ, संविधान के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा या अधिकृत भाषा तथा अनेक राज्यों की राजभाषा है। तीसरा, सामान्य अर्थ, समस्त हिंदी भाषी क्षेत्र की परिनिष्ठित भाषा अर्थात शासन, शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि की भाषा। चौथा, व्यापक अर्थ, आधुनिक युग में हिंदी को केवल खड़ी बोली ही सीमित नहीं किया जा सकता। हिंदी की सभी उपभाषाएं और बोलियां हिंदी के व्यापक अर्थ में आ जाती हैं। थैंक यू।